Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS क्लासेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कई सारे ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन सारे पॉइंट्स के बारे में पता होने चाहिए, इन सारे युद्ध के बारे में पता होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरी स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, युद्ध के बारे में सारी डिटेल देखेंगे। सिर्फ फैक्चुअल डिस्कशन नहीं होगा, एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो यहाँ पे डिस्कस किए ही जाएंगे, साथ ही साथ फुल डिटेल्ड स्टोरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं जिसमें हम एक वीडियो में किसी एक दो चार ही युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा तराइन के युद्ध हुए हैं, खानवा के युद्ध हुए हैं, इसके अलावा पानीपत के युद्ध हुए हैं, चौसा, कन्नौज, विलग्राम फेमस युद्ध हुए हैं। तो ये सारी डिटेल हम एक एक करके वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे पहले युद्ध के बारे में। तो पहला युद्ध यहाँ पे हमने लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का, जो कि है तराइन का पहला युद्ध। और ये युद्ध इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तराइन के जो दो फेमस युद्ध लड़े गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेमस युद्ध की, क्योंकि एक और युद्ध तराइन में लड़ा गया था इल्तुतमिश के समय पे, बाद में 1216 ईस्वी में, बट वो हिस्ट्री में उतना कह सकते हैं पॉपुलर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ दो युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये युद्ध इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम शासन जो था वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तराइन के पहले युद्ध के बारे में। तो देख लेते हैं किस किस के बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था। शायद आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे आज सुन लीजिए या समझ लीजिए कि 1191 ईस्वी में जो तराइन का पहला युद्ध था वो लड़ा गया था। ईयर याद रखेंगे, ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। 1191 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जो थे, आज के हमारे नॉर्थ इंडिया की हम बात कर ले, दिल्ली वाला क्षेत्र, राजस्थान का अजमेर वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के या राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र के, दिल्ली और अजमेर क्षेत्र के फेमस रूलर थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। जनरली पूरा नाम इनका पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, बट नॉर्मली हम पृथ्वीराज चौहान ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे वो दिल्ली और अजमेर के फेमस रूलर थे। एक तरफ ये थे इस युद्ध में और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी कौन थे? तो मोहम्मद गौरी गजनवी के एक फेमस शासक थे। आप जगह का नाम याद रखेंगे, गजनवी के एक फेमस शासक थे मोहम्मद गौरी, जिनका एक्चुअल नाम था मोहम्मद बिन सैम। तो याद रखेंगे तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। अब इस युद्ध का क्या रिजल्ट निकलता है? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था मोहम्मद जो हमारे गौरी थे उनके अपोजिट में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति, उनके जो फेमस कमांडर थे गोविंद राज ने। और इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी पराजित होते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की सेना से तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पराजित होते हैं और बुरी तरह से पराजित होने के बाद वो अपने देश, गजनवी के वो शासक थे, सो वो अपने देश वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको यहाँ पे याद रखनी है तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। 1191 में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन पराजित होता है? मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान की सेना से पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? दिल्ली और अजमेर के शासक हुआ करते थे और मोहम्मद गौरी उस समय पे गजनवी के शासक हुआ करते थे, ठीक है। और इनका ओरिजिनल नाम मोहम्मद बिन सैम था। चलिए, ये तो कहानी हुई हमारी 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध की, जिसमें बुरी तरह से मोहम्मद गौरी जो हैं वो पराजित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। बट वेरी नेक्स्ट ईयर ही क्या होता है? 1192 ईस्वी में ही क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध कर देते हैं और जिसे बोला जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। और इस तराइन के दूसरे युद्ध में जो है पूरी तरह से कहानी पलट जाती है।
क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तो तराइन का दूसरा युद्ध जैसा कि हमने आपको बताया 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला युद्ध 91 में, दूसरा 92 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑब्वियसली फिर से यहाँ पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बट इस युद्ध में क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस युद्ध में कहानी पूरी तरह से बदल जाती है और इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी की सेना से। क्या स्टोरी थी, क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी की सेना से पराजित हो जाते हैं? तो इसका फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे जयचंद। आप याद रखेंगे उस समय पे जयचंद जो थे वो कन्नौज के शासक थे, उनके द्वारा हेल्प की जाती है किसकी, मोहम्मद गौरी की। मतलब मोहम्मद गौरी के साथ कौन मिल जाते हैं, जयचंद मिल जाते हैं। गौरी प्लस जयचंद मिल जाते हैं और ये किसके अगेंस्ट युद्ध करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट युद्ध करते हैं। और इस कारण से क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान उस समय के इतने पावरफुल कह सकते हैं सम्राट होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी विशाल सेना होने के बाद भी, है ना, पराजित हो जाते हैं किससे, मोहम्मद गौरी से। बट यहाँ पे एक पॉइंट तो आपके माइंड में ज़रूर आना ही चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके ससुर जब जयचंद थे तो वो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट या उनके विरुद्ध क्यों युद्ध लड़ते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ये कारण था कि पृथ्वीराज चौहान उस समय के पावरफुल रूलर थे नॉर्थ इंडिया के, बट जयचंद चाहता था कि वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करे, वो इस पूरे नॉर्थ इंडिया का फेमस और पॉपुलर राजा बने। इसके विरुद्ध क्या होता है, एक बार जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उनके साथ शादी कर लेते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान, जो कि जयचंद नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया था जिसमें उन्होंने फेमस सारे राजाओं को इनवाइट किया था, बट पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया था। फिर भी संयोगिता के साथ, जो कि जयचंद की बेटी थी, पृथ्वीराज चौहान क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और इसी समय से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हो जाते हैं, रिलेशन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद ही नहीं करते थे ऑब्वियसली, फिर भी पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी कर लेते हैं और इस तरह से उन दोनों के जो रिलेशन होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। अब उनको पता था कि पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया है किसको, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को। अब ये क्या करते हैं, ये एक कूटनीति बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, मोहम्मद गौरी की मदद करूँगा दूसरे युद्ध में। और जब मोहम्मद गौरी और मैं मतलब जयचंद मिलके युद्ध करेंगे तो क्या होगा, बोले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाएगा और क्या होगा उसके बाद, बोले जो इंडिया का शासन है वो मुझे मिल जाएगा और जो मोहम्मद गौरी है वो अपने देश वापस चला जाएगा। बट होता तो यही है कि जयचंद और मोहम्मद गौरी मिलके युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ने के बाद उस युद्ध को जीत भी लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आपने देखा इस युद्ध में कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, जैसा कि जयचंद ने सोचा था वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ ले जा लेते हैं। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ ले जा लेते हैं। बट उसके जस्ट 2 साल के बाद ही एक और युद्ध लड़ा जाता है और वो युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। अब ये क्या नया युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान को तो उन्होंने हरा दिया था, है ना, अपने साथ बंदी बना के ले जा लिए थे। फिर ये चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है और ये चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है, कन्नौज के शासक जयचंद, वही जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, और मोहम्मद गौरी के बीच में, इनके बीच में लड़ा जाता है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो क्या बात हो गई, मतलब जयचंद ने सोचा था कि पृथ्वीराज चौहान को मैं पराजित कर दूंगा मोहम्मद गौरी के साथ मिलके, या मोहम्मद गौरी पराजित कर देगा, मैं भी उसकी हेल्प करूंगा और मुझे राजा बना दिया जाएगा। बट नहीं, यहाँ पे तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो किसको पराजित कर देते हैं, वो जयचंद को भी पराजित कर देते हैं और युद्ध क्षेत्र में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है 1194 में चंदावर के युद्ध में। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही तराइन का युद्ध जीत लिया है किसने, मोहम्मद गौरी ने, इसी के साथ साथ उन्होंने चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी मार दिया। और इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने क्या देखा था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, ठीक है ना, और बंदी बना के अपने देश लेके चले गए थे। बट एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब वो अपने देश वापस जाते हैं, अपने एम्पायर में वापस जाते हैं, तो उस समय पे इंडिया का जो क्षेत्र उन्होंने जीता था, ऑब्वियसली नॉर्दर्न इंडिया का जो क्षेत्र उन्होंने जीता था, इसे कौन कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि तराइन के युद्ध और चंदावर के युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान, उनका जो एक फेमस सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा, वही है जो कुतुब मीनार का फाउंडर है, जिसने कुतुब मीनार को बनवाया था, बिल्ड करवाया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्या कर देता है, मोहम्मद गौरी नॉर्थ इंडिया का शासक नियुक्त कर देता है। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करता है। तो ये 3 युद्ध की कहानी थी। बट एक और बात यहाँ पे अभी छूटती है ना, वो क्या, वो ये कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने साम्राज्य में, तो इसके बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया था, उन्हें तो सबसे पहले कारावास में बंद कर दिया था और यहाँ पे उनको अंधा कर दिया गया था, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, ठीक है ना। बट उसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उनके फेमस कवि थे चंद्रवरदाई, जो उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। ये कहाँ चले जाते हैं, ऑब्वियसली मोहम्मद गौरी के दरबार में चले जाते हैं और मोहम्मद गौरी के दरबार में जाके किसी तरह से ये मोहम्मद गौरी का विश्वास जीत लेते हैं, ठीक है, कौन, चंद्रवरदाई, ठीक है। और उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान की एक कला के बारे में मोहम्मद गौरी को बताते हैं, वो है पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की कला। शब्द भेदी बाण क्या होता है, मतलब कोई भी जो राजा है या कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बिना देखे सिर्फ शब्दों को सुन के जहाँ से आवाज़ आएगी वहाँ पे क्या कर सकता है, बाण चला सकता है। ये कला थी पृथ्वीराज चौहान में और इसके बारे में कौन बताता है, चंद्रवरदाई बताता है, किसको, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी भी चाहता है कि बोले हम इस कला को देखना चाहेंगे और एक दिन वो क्या करते हैं, इसका आयोजन करते हैं, ठीक है ना। और जब आयोजन करते हैं तो उस आयोजन को जानबूझ के चंद्रवरदाई चाहते हैं कि आयोजित करवाया जाए ताकि वो क्या कर सके, पृथ्वीराज चौहान से शब्द भेदी बाण का यूज करवा के मोहम्मद गौरी को मार सके। और यही होता है उस आयोजन में, पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दभेदी बाण का यूज करते हैं, अलग अलग कई सारी कलाएं दिखाते हैं। बट उसके बाद एक इशारे में, एक पंक्ति के माध्यम से, चंद्रवरदाई ऑब्वियसली पोइट थे, कवि थे, तो ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं मोहम्मद गौरी की बैठने की जगह, है ना, एक पोयम के माध्यम से बताते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे बैठा हुआ है। और उससे क्या होता है, फिर चंद्रवरदाई के पोयम के अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण से मार देते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कहानी। बट फेमस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंदावर के युद्ध से रिलेटेड, पानीपत के तराइन के दोनों युद्ध से रिलेटेड, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, इट इज सफिशिएंट फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पानीपत के प्रथम, सेकंड और थर्ड युद्ध के बारे में। थैंक यू सो मच।